हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी जिंदगी की सांस है। यही हिमालय गंगा यमुना को जन्म देता है, मौसम को संतुलित रखता है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा जिन क्षेत्रों पर पड़ रही है उनमें हिमालय भी शामिल है। पिघलते ग्लेशियर, असमय बारिश, भूस्खलन और टूटता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र और ऊपर से अनियंत्रित और अवैज्ञानिक विकास। सवाल यह है कि जब खतरा इतना बड़ा है तो क्या हमारी सरकारें तैयार हैं? क्या मीडिया इस संकट को उतनी गंभीरता से दिखा रहा है जितनी जरूरत है, या फिर एक ऐसी आपदा हमारी ओर लगातार बढ़ रही है जिसे हम देख तो रहे हैं लेकिन नजरअंदाज कर रहे हैं? इन्हीं गंभीर और महत्वपूर्ण सवालों पर आधारित था दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में हर महीने आयोजित किया जाने वाला खबरपात कार्यक्रम का 8वां संस्करण। मुख्य वक्ता थे पर्यावरण पत्रकार और डाउन टू अर्थ के प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट राजू सजवान। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मैं सीधे आपको ले चलता हूं दून लाइब्रेरी के सभागार में, जहां खबरपात कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज का विषय है पर्यावरण, हिमालय और मीडिया। वीडियो कुछ लंबा जरूर है लेकिन कई सवालों से ये वीडियो आपको रूबरू करवाने वाला है। अंत तक देखिएगा जरूर। तो हिमालय और पर्यावरण और मीडिया पर एक बातचीत करने के लिए मुझे कहा गया, तो मैंने कुछ चीजें की हैं, इंतजाम किए हैं जिससे कि अब मैं अपनी बात को रख सकूं। मैं पहले भी आपको बता चुके हैं कि पिछले कुछ सालों में करीब 5-6 सालों से लगातार हिमालयी राज्यों पर काम कर रहा हूं। उसमें उत्तराखंड क्योंकि मेरा नेटिव है तो इसलिए थोड़ा लगाव भी ज्यादा है, और फिर मुझे बार बार ये बोल भी दिया जाता है कि आपको उत्तराखंड के हर जो भी इवेंट कह लेते हैं, हमारे यहाँ जो आपदाएं होती हैं उसको इवेंट कहा जाता है तो जो इवेंट होते हैं उन पे मुझे कहा जाता है कि आप लोग रिपोर्ट कीजिए, तो मैं आता हूँ इसमें। इसको शुरू करते हैं। तो पहला जो मेरा वो है, ये हिमालय को लेके तो मुझे लगता है कि कोई भी किसी को भी ज्यादा बताने की जरूरत है। हिमालय के बारे में मेरे ख्याल से सभी लोग हैं, कोई नए लोग नहीं है। तो उसमें मेन चीजें तो आपको पता ही है, और मुझे लग रहा है कि जब रवि सर इसको बोलेंगे तो काफी चीजें तो उसी में क्लियर हो जाएंगी। तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। आगे पर्यावरण संकट पर भी मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग जानकार हैं, और जो मेन चीजें हैं उसमें ये है कि हमारा जो वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट ग्लोबल वार्मिंग को कहा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज को कहा जा रहा है। पिछले शायद 30-40 सालों से ये बात कही जा रही है लगातार, लेकिन वो पहले केवल उसमें वैज्ञानिक कह रहे थे। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आती थी, उसमें कहा जाता था, और कुछ अंग्रेजी के अखबार इसको लिख लेते थे, तो वो महसूस नहीं किया जा रहा था जमीनी तौर पर। इसलिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा संकट नहीं था। लेकिन हकीकत ये है कि जो मौसम के लिहाज से, जलवायु के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वहीं पे ही देखने को मिल रहा है। और अगर शायद आप लोगों ने लगातार पढ़ा होगा कि हिमालय को लेके जो एक औसत वैश्विक तापमान की बात होती है, 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात होती है, जिसको कि कहा जाता है कि जब वो बढ़ जाएगा, तापमान उस स्तर पर आ जाएगा दुनिया का औसत तापमान, तो बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। और सबसे जो चिंतनीय बात है वो ये है कि हिमालय लगभग उसके आसपास पहुंच चुका है, और बार बार वो सबसे तेजी से गर्म होने वाला एक हिमालय जो सबसे तेजी से गर्म होने वाला इलाका है। तो ऐसे ही कई और भी इलाके हैं। जो बड़ा संकट है वो जैसे हिमालय है, उसी तरीके से कोस्टल एरिया भी सबसे बड़ा संकट है। कोस्टल एरिया पे भी दिखते हैं जो कि तेजी से गर्म हो रहे हैं समुद्र, और उसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं, कई बार बार ये रिपोर्ट की जाती है कि कई कोस्टल एरिया में जो सिटीज बसी हुई हैं उनके डूबने का खतरा है। तो ये सब चीजें हैं। ऐसी स्थिति में हिमालय पर बात हो रही है, तो इसको हम बार बार ये रिपोर्ट भी होती रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपदाएं बढ़ रही हैं,
आपदाओं में केदारनाथ तो एक बड़ा हमारे लिए सबसे बड़ा वो रहा, उदाहरण रहा। उसके बाद चमोली हुआ है, जोशीमठ हुआ है, ये सब तो चीजें हैं। जल चक्र है, हिमपात में जो बदलाव हो रहा है वो हमने इस साल और पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल से हम लगातार ये देख रहे हैं कि बर्फबारी कम हो रही है, जो कि हमें बेशक बर्फबारी को लेके खासकर दिल्ली के लोगों को तो एक तरह का वो उनके लिए शौकिया है, लेकिन बर्फ जो किस तरह से वहां के स्थानीय लोगों के लिए कितना बड़ा एक संकट है, मुझे ये तब इस बात का आभास हुआ जब मैं कोल्ड डेजर्ट वाले इलाके में गया, लाहौल स्पीति वगैरह में गया। उनके लिए बर्फ का मायने जो 6 महीने की जो उनकी बर्फ है वो उनके लिए जीवन है, और अगर वो खत्म हो रहा है तो एक बड़ा संकट तो है ही। उसके अलावा वो नीचे तक असर कर रहा है, पूरा एक नीचे उसका असर है, खेती पर असर हो रहा है, बागवानी पर असर हो रहा है। लेकिन जो मेरा मुख्य विषय है मीडिया, क्योंकि मैं पत्रकारिता में मेरा एक लंबा अनुभव है, और जो मेरे चिंता का कारण है वो ये है कि हिमालय और पर्यावरण पर को रिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, मीडिया क्यों नहीं रिपोर्ट किया जा रहा है। इस पर मैं थोड़ा गंभीरता से बात करूंगा, क्योंकि बाकी तो चीजों पर आप लोग जानकारी हैं। मैंने इसको लेके कुछ स्टडीज भी की हैं, कुछ रिसर्च पेपर भी हैं। एक बड़ा रिसर्च पेपर मुझे मिला, हालांकि इससे भी एक बड़ा रिसर्च पेपर ये था कि दुनिया भर में ही एनवायरमेंट को लेके 0.05% रिपोर्ट्स हो रही हैं, जो कि एक बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन मैंने पिछले जब मुझे बोला गया कि इस पर आपको बोलना है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे एक हेमवती नंदन बहुगुणा जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसका एक रिसर्च पेपर मिला, और उसने बड़े करीब 10 साल के आंकड़ों के बाद, 10 साल के अखबारों के ही उन्होंने रिपोर्ट्स को संकलन करने के बाद जो एक आंकड़ा निकाला है वो है 4.82% खबरें पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। अगर 100 खबरें आप देख रहे हैं किसी अखबार में, तो उसमें 4.8% खबरें ही पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। हालांकि मैंने जब मैं देहरादून में आया, तो क्योंकि दिल्ली में तो देहरादून के लोकल अखबार नहीं पढ़े जाते हैं, तो मैं अभी कुछ अखबार मैंने पढ़े पिछले हफ्ते 10 दिन के, तो मुझे लग रहा है कि वो तो आंकड़ा इससे भी कम है। ये पर्यावरण को लेके शायद पिछले 1 हफ्ते में रोज एक खबर नहीं देखने को मिल रही थी। कभी कभी है उसमें, लेकिन उसको लेके मैं थोड़ा सा और अलग बात करूंगा। तो ये एक वो है, तो उसमें जो उनका भी एक वो था, असेसमेंट था कि सबसे ज्यादा जो कवरेज हो रहा है वो प्राकृतिक आपदाओं पर हो रहा है, यानी कि इवेंट हो रहा है। इवेंट मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्राकृतिक आपदाओं को इवेंट कहा जाता है, तो इवेंट पर एक बेस्ड रिपोर्ट्स हो रही हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे, तो अगर कोई आपदा आ जाती है तभी वो रिपोर्ट होती है, उसको पर्यावरण की खबर मान लिया जाता है। और ये एक तरह का कार्यक्रम इवेंट मैंने आपको बता ही दिया। जो सबसे कम कवरेज हो रही है उनके रिसर्च पेपर के मुताबिक सबसे कम जो रिपोर्ट हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है और माइनिंग की हो रही है। और इसको लेके जो हम लोगों के कारण जो पर्यावरण में बदलाव आ रहा है वो एक बड़ा कारण, उसको वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। ये एक बड़े चिंता की बात है कि हम ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट कर रहे हैं, हम मौसम में बदलाव की रिपोर्ट कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह की आप खबर देख रहे होंगे, आपको लग रहा, आप बार बार ये पढ़ रहे होंगे कि पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, उसकी वजह से लगातार बर्फबारी हो रही है। अप्रैल में हो रही है, अप्रैल में बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, ओले गिर रहे हैं, और ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, असामान्य है। और असामान्य होने के बावजूद रिपोर्ट में केवल इवेंट यानी कि ये बताया जा रहा है कि मौसम बदला हुआ है। वो मौसम क्यों बदला हुआ है, मुझे 1 हफ्ते में कोई ऐसा कारण देखने को नहीं मिला। मतलब कोई उसको लेके कोई विशेषज्ञों से बातचीत नहीं है। मीडिया में जो जिस तरह से उसको रिपोर्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी वो दिक्कत है और इसको समझना की जरूरत है। तो यहाँ जो इवेंट बेस है, रिपोर्टिंग जो इवेंट बेस हो रही है, उसमें प्रोसेस गायब है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि उस पर रिपोर्ट नहीं हो रही है। ये खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ चारुदा को भी आना था, चारुदा नहीं है, तो इसमें ये एक इवेंट मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बात जो उन्होंने पिछले उमेश डोभाल वाले कार्यक्रम में कही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा नहीं है। हमारा मतलब जनपक्ष के लोगों का नहीं है, जो
जनता की बात रखने वाले लोग हैं उनका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उनके सामने भी ये बात मैं कहूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा नहीं है, मतलब जनता के साथ नहीं है, जनपक्ष की बात नहीं कर रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें छटपटाहट जरूर है। वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करे, बेशक वो ऊपर से जो एक नेटवर्क बना हुआ है उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी जनपक्ष की बात कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि जनता की बातें हैं, तो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उन तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये एक जो नए पत्रकार के लिए और नए जो खासकर अब तो हमारे सोशल मीडिया में भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि बहुत गंभीर अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि शायद उनके पास ट्रेनिंग की कमी है। तो ट्रेनिंग अगर कोई ऐसी व्यवस्था हम लोग कर पाते हैं, अगर कि उनको समझा पाएं और उनको बता पाएं कि किस तरह की रिपोर्टिंग को, जनपक्ष की रिपोर्टिंग किया जा सकता है, तो वो एक तरीका हो सकता है। वो उस पर बात हुई है। तो यहाँ जो लास्ट पॉइंट है कि क्या हुआ बताया जाता है, क्यों हुआ ये नहीं बताया जाता, ये मैं पहले बात कर चुका हूं। जो सबसे बड़ा पहलू है मीडिया को लेके और हिमालय को लेके और पर्यावरण को लेके, वो एक मजबूत जो लाइन मुझे कहीं से पढ़ने को मिली है कि हिमालय की असली कहानी दिल्ली या देहरादून के स्टूडियो में नहीं लिखी जाती, यह गांव की पगडंडी पर चल रहे एक स्थानीय पत्रकार की नोटबुक में लिखी जाती है। तो एक लोकल अखबार का लोकल पत्रकार जो है, अब तो वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लगातार लिख भी रहा है और काम भी कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं है इस चीज की कि किस तरह से वो अपनी बात को प्रेजेंट करे। वो अभी मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था, वो मेरे को वो साथी लगते हैं कि किसी अपना एक चैनल वैनल चलाते होंगे। वो एक अलकनंदा पर रेलवे से निकलने वाली जो मलबा है उसको अलकनंदा में कैसे डाला जा रहा है, उसको डिस्पोज का दिखा रहे थे और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको लेके बहुत ज्यादा उनकी जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने वो रिपोर्ट किया एक मतलब जो अलार्म, जिसको अलार्मिंग पत्रकार होना चाहिए, जो होना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाना चाहिए, बजाय इसके कि कोई भी खड़ा हो जाता है और अपनी रिपोर्ट, अपनी बात कहने लगता है। लेकिन वो जो सोशल मीडिया पर जो बात उन्होंने रखी, वो एक मतलब जागरूक पत्रकार होने की उनका एक वो है, नजरिया है। उन तक और भी वैज्ञानिक तरीके से कैसे वो इस बात को रख सकते थे, ये अगर उनको बताया जाए तो शायद वो एक बड़ी पहल हो सकती है। तो लोकल रिपोर्टिंग को लेके हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत वाली बात ऐसा भी है कि मैंने जितने भी बड़े अखबारों में काम किया है, मुझे जानता हूं कि लोकल रिपोर्टिंग को लेके कैसे वो लोग काम करते हैं। पर दिक्कत ये आ रही है कि हमने जिला स्तर पर सभी एडिशंस तक निकल रहे हैं, पर वो जिला स्तर के जो हमारे वो कार्यालय खुले हुए हैं, वो केवल जिला मुख्यालयों पर हैं। वहां पे डीसी डीएम की खबर को ही समझा जाता है कि, या एसडीएम की खबर को समझा जाता है, लेकिन ये नहीं, वो गांव-गांव पे जाने वाले लोग वहां पे बहुत कम हैं और ना ही उनको कोई बताने वाला है। तो ये ऐसे में तो ऊपर से पतना गिरने वाली स्थिति है कि संपादक को समझाना होगा, जिला स्तर के जो ब्यूरो चीफ है जो भी है, उसको समझाना होगा कि आपको गांव स्तर पर कैसे रिपोर्ट करनी है। इसको लेके अभी पिछले दिनों आपने अगर जोशीमठ का इतना बड़ा इवेंट हुआ है, तो माफी चाहता हूँ, वो इवेंट बार बार आता है। तो जोशीमठ की जो आपदा आई थी, तो उसको लेके ये जनवरी में ये हुआ था, 2023 में, 23 में हुआ, 24 में, 23 में हुआ। तो 22 में, जुलाई 2022 में ये बात जो है, जब छोटे से एरिया में वो हुआ था, तो हमें तो त्रिलोचन भट्ट जी के माध्यम से पता चला था कि जुलाई 2022 में इस तरह की हो चुकी थी और हो सकता है कि स्थानीय लोगों पर वहां पे बात कर दी गई। लेकिन जो मीडिया, जो पीपी लाइव वाला सीन हमें 2-3 जनवरी को वहां देखने को मिला, 3 जनवरी के बाद वहां देखने को मिला, अगर वो उस तरह से बात को ऊपर पहुंचा दिया जाता और बड़े स्तर पर जुलाई में ही, 2022 में ही रिपोर्ट होने लगता, तो शायद इतने बड़े स्तर पर ये नहीं हो पाता। तो वो मीडिया की जो भूमिका है वहां पे हमें लगता है कि वो केवल इवेंट बेस्ड जो बार बार हो रही है, इवेंट की बात हो रही है, पीपी लाइव जैसा उनका एक सोच हो गई है, वो एक बड़ी समस्या है। तो उस पर एक लोकल रिपोर्टर को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, ये संकट सबसे पहले गांव कस्बों में आता है, ये मैं बता चुका हूं।
लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं होता है, मीडिया उसको रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ की खबर, गांव की खबर को नीति की बहस तक पहुंचाना एक मीडिया का काम है, और मीडिया के साथी यहाँ पे बहुत कम है। लेकिन मतलब ये चीजें हमें उन तक पहुंचानी होगी, मीडिया के साथियों को समझाना होगा, ये एक अहम पहलू हो सकता है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि पर्यावरण पत्रकारिता है क्या। तो जो जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे पता है कि पर्यावरण एक बीट बना दिया जाता है कि भैया आपको पर्यावरण बीट देखनी है, तो उसका एक पर्यावरण, अगर वो देहरादून में बैठा हुआ है, तो देहरादून पे वो पर्यावरण मंत्रालय जो भी होगा एक उसमें चला जाता है, या वहाँ के एक दो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चला जाएगा, वन विभाग में चला जाएगा, बस ये है। लेकिन ऐसा है नहीं। पर्यावरण तो हिमालय की अगर बात करेंगे तो हिमालय की हर कहानी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इवन क्राइम तक की रिपोर्टिंग अगर हो रही है तो उसको भी हम हिमालय पर्यावरण से जोड़कर देख सकते हैं। अगर वो खनन की रिपोर्टिंग हो रही है, पानी से कोई संबंधित मामला है, पानी को लेके झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो केवल झगड़े की रिपोर्ट होती है, पानी का संकट को लेके बात नहीं होती है, पानी के जल स्रोत को लेके बात नहीं होती है, रिसोर्सेज को लेके बात नहीं होती है। तो ये सब एक चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से, कैसे उसको हमें रिपोर्ट करना है ये समझने की जरूरत है। तो ऐसे मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं, 5 इसमें हैं, जिसमें कि हम अगर मीडिया के तौर पर देखें तो जो जल संकट है वो एक पर्यावरण की रिपोर्ट है। मुझे ये बड़ा वो है बताते हुए वो कहा जा सकता है कि जैसे जनवरी फरवरी में विंटर रेनफॉल जो होता है, विंटर रेनफॉल नहीं हुआ, उसकी वजह से जल स्रोत सूख रहे हैं। लेकिन मैं 7 दिन के अखबार अगर देखूंगा तो उसमें जल स्रोत सूखने की खबर कहीं से नहीं है, जबकि हर गांव में जो नाले धारे थे वो सब सूख रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, उसको लेके कोई रिपोर्ट नहीं हो रही है। और अगर उस पर अब अगर कोई रिपोर्ट होगी तो तब होगी जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे या टैंकर आने शुरू होंगे, तब होगी। जब सही समय पर रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है तो ये पर्यावरण की ही रिपोर्टिंग का मामला है। और जलवायु ग्लेशियर पे भी पिघलने को लेके, हिमपात में गिरावट को लेके, मुझे आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया होगा, 22-23 फरवरी रिपोर्ट देखी होगी, 22-23 फरवरी को यहाँ पर बर्फ गिरी। जो इससे पहले जो बर्फ गिरनी थी जनवरी में, दिसंबर में नहीं गिरी। तो 22-23 फरवरी का जो ग्लो था, जो बर्फबारी थी, उसको लेके बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग हुई, सब लोगों ने बात की। लेकिन जनवरी फरवरी में, दिसंबर में बर्फबारी नहीं हुई, इसको लेके रिपोर्ट नहीं हुई है। जो चिंताजनक पहलू था उस पर रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एक समझ की बात है। जंगल को लेके हम रिपोर्टिंग करते हैं, वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जंगल में आग को लेके रिपोर्टिंग तब होती है जब जंगल में आग लगने लगती है, जबकि अब तो 12 महीने का काम हो गया जंगल में आग लगना। फॉरेस्ट सीजन हमारा चेंज हो गया, इसको लेके गंभीरता से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। कुछ एक अंग्रेजी अखबारों में ऐसा काम होता है, लेकिन जो हिंदी का अखबार, जो मास रीडर है हिंदी का, उस तक रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। खनन को लेके हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे कुछ सोशल मीडिया के साथी रिपोर्टिंग करते हैं खनन को लेके, लेकिन वहां पे उनकी रिपोर्टिंग का बेस होता है कि राजस्व की हानि हो रही है। वहां राजस्व की हानि तो एक छोटा सा पहलू है, पर्यावरण की जो हानि हो रही है, जो नदी का जो उत्खनन हो रहा है, उससे किस तरह से पर्यावरण पर असर पड़ने वाला है, उसको इकोलॉजिकली क्या लॉस हो रहा है, इस पर रिपोर्ट नहीं हो रही है। और ना ही इस तरह के विशेषज्ञ हमारे देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में जगह जगह हैं, लेकिन उन विशेषज्ञों तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमारे साथी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया में भी इस तरह की चीजें आती तो हैं, लेकिन आधी अधूरी आ रही हैं। विकास परियोजनाओं को लेके तो हम कितना ही कहें, वो तो रवि जी से बेहतर कौन बता सकता है। तो ये वो है। भुतहा गांव को लेके हमारी रिपोर्ट होती है, लेकिन भुतहा गांव का इकोलॉजिकली क्या लॉस हो रहा है और क्यों ये सब हुआ, भुतहा गांव के पीछे किस तरह के योजनाओं की वजह से ये दिक्कतें आई, ये सब हमें हम लोग केवल रिपोर्ट करते हैं। भुतहा गांव का नंबर बढ़ गया है, लेकिन उसका क्या असर पड़ा है। खेती का संकट एक बड़ा संकट है, खासकर उत्तराखंड के लिए, जहां पे वैसे ही कृषि भूमि नहीं है। और हम लोग एक बेस, जबकि हमारा एक बड़ा इकोनॉमी का बेस है वो खेती है, लेकिन उसको लेके जो पूरा जो
पैटर्न चेंज हो गया है और हम लोग एक और बड़ा संकट आने वाला है। मैं अभी से उस पर मैं लगातार काम भी कर रहा हूँ कि हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि बागवानी ही एक नया भविष्य है, लेकिन बागवानी भविष्य तो है पर बागवानी उतना बड़ा कारण भी बन सकता है। अगर आपको देखना हो तो हिमाचल में देखिए, जहां पे कैंसर के मरीज बन रहे हैं, वो उन लोगों ने जिस तरह से एप्पल का काम किया है, एप्पल को बचाने के लिए, फिर उन्होंने जिस तरह से कीटनाशक का इस्तेमाल किया, कीटनाशक अब जो कैंसर का कारण बन रहा है, तो ये सब चीजें हमें हमारी जो पारंपरिक खेती थी हम उसकी तरफ ना फोकस करके अगर हम वो कर रहे हैं, एकदम से एप्पल मिशन पे काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इस पर इन डेप्थ काम होने की बहुत जरूरत है। और पर्यावरण को लेकर ही वो चेंजेस हुए हैं और सारा चीजें समझने की जरूरत है। ओवर टूरिज्म को लेके तो खैर बड़ा बार बार ये बात कही जा रही है। अभी एक रिपोर्ट मैं अनूप जी नहीं है, अनूप जी ने एक रिपोर्ट जारी की है चारधाम यात्रा को लेके, और एक संकट जो मुझे लगता है खासकर राज्य स्तर पर और देहरादून जैसे शहर में, कि यहाँ पर इस तरह के संगठनों की कमी है जो कि डेटाबेस जर्नलिज्म को मजबूती दें, जो आंकड़े लगातार उस पर अध्ययन करें और उस पर बताएं। उसमें अनूप जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये बड़ा काम पिछले कुछ सालों में शायद यहाँ हुआ है। तो इस तरह के समझाने की बहुत जरूरत है कि किस तरह से डेटा को इकट्ठा करके कैसे हम बता सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव है। हालांकि सरकारें उस पर अभी इतना ध्यान नहीं दे रही है। कैरिंग कैपेसिटी की बात बार बार होती है। जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको लेके हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं। हमारे मीडिया के साथी ट्रेडिशनल नॉलेज पर बात ही नहीं कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल नॉलेज एक बड़ा पर्यावरण को अगर बचाने के लिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा, उसको महत्वपूर्ण ढंग से बात करने की जरूरत है, तभी हम पर्यावरण को बचाएंगे। रवि सर भी इस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज को दो तरीके से बात हो रही थी। एक तो मिटिगेशन की बात होती है, क्लाइमेट मिटिगेशन, एक क्लाइमेट एडेप्टेशन। तो मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। मिटिगेशन का तो उत्तराखंड में तो एक डिपार्टमेंट है जो कि मिटिगेशन पे काम करता है, लेकिन उसका बजट कितना है आप अगर गहराई से जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। तो मिटिगेशन पे तो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन एडेप्टेशन पे भी काम नहीं हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको लेके पॉलिसीज हम लोग अगर बनी हुई भी हैं, जैसे कि एक पॉलिसी चारधाम को लेकर ही हमने किस तरह से मोल्ड की है पॉलिसी, वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से हम तो पहले तो नीतियों का कमी है, फिर नीति अगर है भी तो नीयत की कमी है। खासकर हमारे जो नीति निर्माताओं पे जो हमारे लोग हैं उनमें नियत की कमी की वजह से ये संकट गहरा रहा है। क्लाइमेट चेंज एक दुनिया का एक फिनोमिना है, लेकिन उस पर जो काम नहीं हो रहा है वो तरीके से नियत की कमी की वजह से हो रहा है। शहरीकरण तो आप लोग जानते ही हैं कि अनियोजित किस तरह से हो रहा है, भूदसाव लगातार हो रहे हैं। तो ये एक 10 वो हैं पॉइंट्स हैं जो कि हम मीडिया में कैसे उसको कवर कर सकते हैं, ये एक वो है। और जो राज्य स्तर पर अगर देहरादून है तो देहरादून में, और जिला पर है तो जिला में हम केवल प्रेस नोट पत्रकारिता तक ही सीमित है। हमारे मीडिया के साथी उनको प्रेस नोट मिल जाता है, इवेंट मिल जाता है कि आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है या चाकू छुरे चल गए हैं, केवल उसी तक है मामला। विश्लेषण पे नहीं वो लोग काम कर पा रहे हैं, वो किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पे नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा समस्या है। तो हिमालय जलवायु से बड़ा संकट ये है कि मीडिया सजग नहीं। जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा ने इस कार्यक्रम में जरूरी और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करके अपनी बात रखी। बधाई इसलिए कि आपने अपने अनुभवों के आधार पे हमें समझाया है कि क्यों पर्यावरण इतना नेग्लेक्टेड विषय है, अंडर रिपोर्टेड। और उससे भी आगे बढ़ के आपने ये बताया कि पर्यावरण किस तरह से अगर लिखा भी जाता है तो वो आपने कहा एक इवेंट के रूप में, कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, और
उसके बारे में खूब सारे पन्ने आएंगे, कितने लोग बह गए उसमें, बाढ़ में बह गए, कितने लोगों के घर टूट गए। लेकिन ये सब क्यों हुआ, आपने बताया कि ये बात अखबारों में ज्यादातर या मीडिया में ज्यादातर होती नहीं है। ठीक? अब कुछ बातें जो जानकारी आम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी नजर में सबसे प्रसिद्ध पत्रकार कौन है इस देश में, आपकी नजर से, forget about what the others say, बताएं। दीपक नहीं, मैं एक पत्रकार, रवीश जितना उसकी फॉलोइंग है बहुत कम लोगों की, और मीडिया में तो और किसी की नहीं है। अच्छा, उसी तरह और जो अगर आप देखें कि उस श्रेणी में और कौन से पत्रकार हैं जिनकी फॉलोइंग है, तो वो सब सोशल मीडिया में है, वो मेन मीडिया में है ही नहीं। और उसके पीछे कारण यही है कि जो खबरें लोग समझना चाहते हैं वो खबरें जो हैं वो मेन मीडिया में आती नहीं है। और उसके लिए आपने कारण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आपने बताया कि जो मालिक है उस मीडिया का, वो नहीं चाहते कि आप कुछ समझें, आपकी समझ बने। समझ बनेगी तो शायद एक आंदोलन खड़ा हो जाए, तो वो सरकार के कहने पर कई बातें छापेंगे ही नहीं। फिर मैं आपको पुराने समय में ले जाना चाहता हूं, दो पत्रकारों के बारे में बताना चाहता हूं। एक अनिल अग्रवाल, जिसने सीएससी की स्थापना की और जिसने डाउन टू अर्थ की स्थापना की। तो अनिल बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसने पहली बार दुनिया को बताया कि चिपको आंदोलन क्या बला है, क्यों चिपको आंदोलन हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक और पत्रकार जिसने अनिल को यह सब सिखाया, वो कौन हो सकता है? अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र ने उसको कहा कि वहां पर जाके देखो कि लोग जंगल कैसे बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं। और उसकी खोज में, और अनिल बताया करता था कि जब उसने चिपको की कहानी सुनी इससे अनुपम से, मैं अगले दिन अपने स्कूटर पे बैठा, दो पहिए पे बैठा, दिल्ली से सीधा गोपेश्वर पहुंच गया और कहा कि जब मैं गोपेश्वर पहुंचा तो मैं ऐसे चल रहा। अब अनिल की हिम्मत थी और उसने कई नए विचार सामने रखे। अच्छी बात है जो आपने भी कही कि ट्रेंड आईआईटी कानपुर का लड़का था, उसको उसकी सारी अप्रोच एविडेंस बेस्ड रहती थी। तो उसके जो आर्गुमेंट्स थे, उसके जो तर्क थे, अभी हाल में ड्राउट्स के बारे में जो लिखा है वो हमारे मंत्रिमंडल को आके बताइए। तो पूरी कैबिनेट, पूरे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, वो सब बैठे। उसके बाद नेशनल वेस्टलैंड बोर्ड की पॉलिसी बनी और वेस्टलैंड डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। उस समय सरकार दूसरी तरह की थी। उसी तरह अनुपम मिश्र ने एक तो
अनिल को ये बताया चिपको आंदोलन के बारे में, और हालांकि चिपको आंदोलन की अनिल की क्या समझ थी और हमारे कई मित्रों की कुछ और समझ थी, मतभेद भी था, लेकिन फिर भी जो पक्ष अनिल ने रखा वो गलत तो नहीं था, वो थोड़ा अधूरा था। अनुपम ने एक बहुत ही बढ़िया खोज की कि जो हमारे जो पारंपरिक संरचनाएं हैं पानी को इकट्ठा करने की और पानी को इकट्ठा करके साल भर उसका उपयोग करने की, उसके ऊपर उसने पहली अपनी पुस्तक लिखी तालाब। और कोई बहुत पैसे नहीं थे। जब सिटीजन्स रिपोर्ट निकाली, द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, और फिर हम गए, जगह जगह गए, लोगों को कहा कि हम ऐसे ही एक किताब निकालना चाहते हैं, आप पहले ही ऑर्डर दे दीजिए ताकि हमारे पास कुछ पैसे आए घूमने के लिए, कहानियां इकट्ठी करने के लिए। लेकिन उसमें जो खूबी थी वो ये नहीं थी कि हमने इकट्ठी की, क्योंकि हमने तो कह दिया था, उस पर शीर्षक दे दिया था, नागरिकों की रिपोर्ट है। तो हमने देश भर में करीब 70-80 लोगों को इकट्ठा किया। कई पत्रकार थे, कई पत्रकार नहीं भी थे, कहानियां सुनाने में तेज थे वो। तो वो जो पहली सिटीजन रिपोर्ट निकली उसने तहलका मचा दिया। मुझे याद आता है कि पहला हमारा प्रिंट ऑर्डर जो था वो शायद 1000 कॉपियों का था या 3000 कॉपियों का, और ये बहुत बहस हुई, हम 3000 कॉपियां बेच पाएंगे, कैसे बेचेंगे? आप मानोगे नहीं कि 6-8 महीने में वो 3000 कॉपियां गई, न जाने उसके कितने संस्करण और आए, मुझे याद नहीं है, लेकिन हर दूसरे साल सुनने को मिलता था एक और नया एडिशन आ गया है। तो एक ये बात आपको विश्वास दिलाना चाह रहा था कि जब समाज जुड़ जाता है ना पत्रकारिता के साथ, तब फिर पत्रकार भी मजबूत हो जाता है, उसकी पत्रकारिता भी मजबूत हो जाती है। और मैं देख रहा हूं कि त्रिलोचन के चेहरे पे थोड़ी सी निराशा है कि आजकल लोग कहाँ जुड़ते हैं। जुड़ते तब हैं जब हम उनके बीच में जाएं, और उनके बीच में अब आप लोग गए, पूरा उत्तराखंड का अभी भ्रमण किया, लोगों को बताया कि क्या है अंकिता भंडारी की समस्या और उसके पीछे क्या क्या हो रहा है। तो ये सब बातें आपने रखी उनके सामने। और आमतौर पे हमारी आदत ये होती है कि हम लोगों को चाहते हैं कि एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, हमारी बात सुन ले और खत्म। असली पत्रकारिता तो यही है कि हम उनके बीच में जाएं और उनकी बात सुने और उसकी फिर रिपोर्टिंग करें। इस दौरान सवाल जवाब कार्यक्रम भी हुआ। मैंने राजू सजवान से हिमालयी पर्यावरण और उत्तराखंड को लेकर कुछ जरूरी सवाल पूछे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने उत्तराखंड में भी और हिमाचल प्रदेश में भी काफी काम किया है, और दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं, आपदाएं एक जैसी हैं। तो दोनों में क्या, दोनों राज्यों में आमतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल की हर चीज में तुलना की जाती है। तो जलवायु परिवर्तन के असर के मामले में और आपदाओं के मामले में दोनों में कोई अंतर है? वहां के लोगों और आपदा के बाद जलवायु परिवर्तन को लेकर लोगों की सोच में कोई फर्क दिखा? जो सबसे बड़ा फर्क जो दिखा है वो जनता के रिस्पांस का मुझे फर्क दिखता है। जो उत्तराखंड के हम लगातार, हमने भी, आप भी हमारे साथ थे, हम लोगों ने रिपोर्ट किया, उसको लेके वहां पे आपदाएं हो रही हैं उत्तराखंड में, तो सबका फोकस केवल मुआवजे तक सीमित था। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुआवजा मिल जाए, प्रतिक्रिया नहीं थी।
और जब हम हिमाचल में रिपोर्ट करने गए तो वहां पर जो है लोगों में प्रतिक्रिया थी। लोगों में मैंने जब रिपोर्ट किया था उस समय एक बड़ी घटना हुई थी, निगुल सराय करके एक जगह थी, वहां पे एक बस पे पत्थर गिरा था और पत्थर गिर गया था, 28 लोगों के करीब लोग मौत हुई थी। उसके बाद जो वहां पे प्रतिक्रिया थी वो उसके आसपास एक पावर प्रोजेक्ट था, उसको निशाना बनाया गया था। उन लोगों ने कहा था कि इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है। उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो वहां पर एक बड़ा ग्रुप युवाओं का था जो नो मीन्स नो एक मूवमेंट चला रहा था। नो मीन्स नो का मतलब था कि अब नहीं का मतलब उन लोगों का कहना था कि यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और उन लोगों ने उसका एक बड़ा उदाहरण था कि वहां के युवा इस तरह से सड़कों पर उतर आए थे, एक एक चीज के उनके पास इन डेप्थ नॉलेज थी। वो एक एक चीज के बारे में बता रहे थे कि सुरंग का ये इम्पैक्ट है, उसकी वजह से जो तार जाएंगी, तार का किस तरह से वहां की लोकल इकोनॉमी पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इवन जो है वहां पे एक चिलगोजा ये शायद एक वो होता है, फल होता है, वाइल्ड फ्रूट होता है, उस पर कितना असर पड़ने वाला है उसकी वजह से, केबल की वजह से। इतनी अच्छी इन डेप्थ नॉलेज थी कि उनके साथ बैठने का मन कर रहा था, उनकी बातें सुनने का मन कर रहा था। और उन लोगों के पास इस तरह की एक प्रतिक्रिया थी। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया उत्तराखंड के गांव में, उत्तराखंड के युवाओं में तो बिल्कुल नहीं दिखती है। ये एक सबसे बड़ा फर्क मुझे लगता है। और आपदा प्रबंधन के मामले में दोनों में कोई फर्क नजर आए? आपदा प्रबंधन का जहां तक सवाल है तो सरकारी कर्मचारी तो लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन जो सबसे जो एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं कि आपदाओं के प्रबंधन तब होगा जब हमें आपदा के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होगी, आपदाओं की जानकारी होगी, आपदा के कारणों की जानकारी होगी। ईडीएनए रिपोर्ट आप देखेंगे उसमें पूरा डिटेल होता है, एक एक गांव के बारे में, किस तरह से वहां पर आपदा आई, उसके पीछे के क्या कारण थे, कितना नुकसान हुआ, इस तरह की पूरी इन डेप्थ नॉलेज होती है और आप उससे समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद वो एक असेसमेंट भी करते हैं कि हम इस तरह से रोकेंगे, हमें केंद्र से ये सहायता चाहिए, इस तरह की जानकारी होती है। लेकिन उत्तराखंड में जोशीमठ जैसी एक बड़ी इवेंट हुआ, बड़ी आपदा आई, उस आपदा की रिपोर्ट देश की 8 बड़ी एजेंसीज ने उस पर पूरा डिटेल एग्जामिन किया, उसकी रिपोर्ट जारी नहीं की। और जब अतुल जी जैसे लोग और बाकी लोग जब हाई कोर्ट गए, तब जाकर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक रिपोर्ट आती है। हालांकि उस रिपोर्ट में जो स्थानीय लोगों की कहना था उसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी एक इन डेप्थ नॉलेज थी कि किस तरह से 2-3 तारीख को क्या हो रहा था, 2-3 जनवरी को क्या हो रहा था। बहुत इन डेप्थ नहीं था लेकिन वो था, तो वो एक रिपोर्ट आई। इस तरह की रिपोर्ट अभी 2025 में दोनों राज्यों में नुकसान हुआ है, हिमाचल में बहुत ज्यादा हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है। उसके बाद एक पीडीएनए रिपोर्ट बनी है, वो रिपोर्ट अभी भी आपके पोर्टल में नहीं है। उत्तराखंड का जो एसडीएमए है उसके पोर्टल में नहीं है, जबकि हिमाचल के पोर्टल में है। अब डिटेल तो आपको जाननी होगी ना, लोगों के सामने रखना पड़ेगा। एक फिगर दे दिया गया कि भाई 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ, केंद्र से इतना मांगा गया, केंद्र ने अभी क्या दिया क्या नहीं दिया इसको लेके कोई हो। तो ये प्रबंधन तभी होगा जब आप अपने नियत पर अपनी बात को मजबूती से आंकड़ों के साथ रख पाएंगे। बिल्कुल सही है। आंकड़े जो है, हालांकि उन रिपोर्टों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें करना पड़ेगा। अरविंद शेखर जी बैठे हैं, लगातार आंकड़ों पे आप भी काम करते हैं, आपसे भी मेरी बात हो रही है, लेकिन हमें तो मानना ही पड़ेगा कि आंकड़े यही सच्चाई है। हिमालय के अलावा आपने राजस्थान जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में भी काम किया है, तो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र में कुछ भिन्नताएं, समानताएं हैं? नहीं, पहले भी मैंने ये कहा था कि जो जितना सेंसिटिव एरिया है वहां पे जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर है। और 2017 या 18 में पहली बार राजस्थान के लोगों को ये पता चला कि बाढ़ क्या होती है। उनको तो बेचारों को तैरना भी नहीं आता, उन्होंने कभी बाढ़ पानी इसका देखा ही नहीं था। 2017-18 में इतनी बारिश हुई कि उनको मतलब बड़ा हैरानी हुई कि इतनी बारिश कैसे होगी।
तो वो एक क्लाइमेट चेंज का पैटर्न था और वो लगातार बढ़ रहा है। आप रिपोर्ट अगर देखेंगे पिछले साल भी मानसून में वहां पे ज्यादा बारिश हुई है, सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, तो वो एक अलग तरीके के उसका क्लाइमेट चेंज का असर देख रहे हैं। और लगभग वही चीजें जो हिमालय झेल रहा है वही वहां पर भी झेली जा रही हैं। और इस तरह के जितने भी सेंसिटिव एरिया है वहां पे क्लाइमेट चेंज का असर साफ साफ दिख रहा है। परंतु मेरी एक बात भी समझने वाली है कि हम क्लाइमेट चेंज तो मतलब ग्लोबल फिनोमिना है उसको लेके, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें क्लाइमेट चेंज के और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर बहाने बना रही हैं। वो उसको बहाना मानकर उसको उसमें अपनी तरफ से कोई वो नहीं कर रही है। वो एक मान के चलते हैं कि बारिश आ गई तो बाढ़ आ गई, तो उसको एक बदलाव की जरूरत पड़ी। आप कह रहे हैं ग्लोबल फिनोमिना है ये, तो ग्लोबल है तो ग्लोबल है, स्थानीय स्तर पर क्या हो सकता है इसमें, सरकार क्या करे? देखिए स्थानीय स्तर पर तो एक अगर वेदर की बात करें तो काफी लोग इसके एक्सपर्ट भी हैं। वेदर की बात करें तो एक तो वेदर तो हो है कि भैया पूरा का पूरा एक चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन जो लोकल एक वेदर होता है, माइक्रो वेदर का एक क्लाइमेट का भी जोन होता है। हर एरिया का माइक्रो क्लाइमेट जोन है। तो माइक्रो क्लाइमेट जोन में अगर आप पेड़ वगैरह या बाकी चीजें आप काट लोगे, उसकी लॉजिक को आप डेवलपमेंट के नाम पर डिस्टर्ब करोगे, तो वो असर जो है ना, उसका प्रभाव ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जो होना है वो तो एक है, लेकिन आपने अगर उसके लोकल एक लॉजिक को ही आपने डिस्टर्ब कर दिया है तो वो एक असर होगा। तो वहां सरकारों को अपनी नीतियों में, अपनी नीयत में बदलाव लाना होगा। उनको समझना होगा कि इसकी यहाँ पर अगर पेड़ उगे हैं, यहाँ पर अगर जंगल उगे हैं, तो ये कोई अचानक से कोई हुआ नहीं हुआ, ये उसकी प्रकृति की जरूरत होगी। उस नेचर का एक बैलेंस करने के लिए उसने वहां पे पेड़ उगाए होंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी जगह तो वनस्पति नहीं है, वो वनस्पति भी उसी लोकल इकोलॉजी का असर है। तो वहां पर जबरदस्ती पेड़ उगाओगे तो वहां पे नुकसान होगा ही होगा। जैसे कि आप लाहौल स्पीति की बात करें, लाहौल स्पीति में अगर क्लाइमेट चेंज होगा, वहां पे आप पेड़ उगा दोगे तो बारिश ज्यादा होगी। बारिश ज्यादा होगी तो वहां तो वो तो वैसे पहाड़ है, वो तो मिट्टी वाले ऐसे वो है, जब वहां पर बारिश हो रही है तो वहां पर लैंडस्लाइड अक्सर नहीं होता था। लद्दाख वगैरह के इलाकों में लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होते थे, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। तो इसके लिए जो लोकल इकोलॉजी है उसको सरकारों को और स्थानीय लोगों को समझनी है। अच्छा, आपने झारखंड को लेकर भी काफी काम किया, छत्तीसगढ़ में भी किया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों राज्य एक साथ बने थे 2000 में, और तीनों की लड़ाइयां भी लगभग एक जैसी थी, जल, जंगल, जमीन। तो 25 साल बाद, और 25 साल बाद ये तीनों राज्य किस स्थिति में है, कहां पर है, और खासकर उत्तराखंड से इनकी कैसे तुलना कर सकते हैं दोनों राज्यों की? अभी डाउन टू अर्थ में भी ये 25 साल को लेके हम लोगों ने कवर स्टोरी की है। तो उसको हमने तीनों को ही इसको वो किया कि जब ये राज्य बना था तो उस समय, ठीक उसी समय हमारी एक डाउन टू अर्थ में अंग्रेजी में उस समय एक कवर स्टोरी हुई थी, और फिर हमने उसको इससे कंपेयर किया कि आज की स्थिति क्या है। तो जल, जंगल, जमीन जो कि स्थानीय लोगों के पास उनका हक होना चाहिए था, अधिकार होना चाहिए था, राज्य बनने के बाद सबसे जो दुखद पहलू है तीनों ही राज्यों में, थोड़ा बहुत झारखंड को अगर हम छोड़ दें, और झारखंड की वजह भी एक ये हो सकती है कि वहां पे स्थानीय पार्टी का जो वहां पे राज्य स्तरीय पार्टी है उसका बीच बीच में शासन आता है, तो थोड़ा बहुत असर है। लेकिन जो तीनों राज्यों में जल, जंगल, जमीन का नुकसान हुआ है, स्थानीय लोगों को वंचित किया गया है, और लगातार उन पर ऐसे वो हो रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, उसमें जल जंगल के जंगल से अधिकार छीने गए हैं, उसमें कई चीजें बदलाव हुए हैं। एक कानून है, वन संरक्षण कानून है, उसके नाम पर तो जो लोगों को फायदा होना चाहिए था, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। जंगल की लकड़ी से दूर किया गया है, जंगल पे डिपेंड थे लोग,
जैसे मंडल गांव में मैं गया, वहां पर उन लोगों का एक पूरी एक इकोनॉमी थी जंगलों से जुड़ी हुई, वो पूरी की पूरी खत्म कर दी गई। मतलब वो आपने जंगल में घुसना ही बंद कर दिया, जंगलात वालों ने वहां घुसना, उनको लोगों का घुसना बंद कर दिया, तो वो पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई। ऐसे रैणी गांव में आप जाएंगे, रैणी गांव के जो लोगों की इकोनॉमी थी वो पूरी की पूरी जंगल पर डिपेंड थी। वो जंगल को बचाना चाह रहे थे। रवि जी भी ये बात कह रहे थे कि मतलब बात उस समय अनिल जी ने भी अधूरी कही। वो पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी, वो वन पर अधिकार की लड़ाई थी। वन पर अधिकार की लड़ाई थी। दुनिया भर में ये मैसेज गया कि पेड़ बचाने के लिए वो कर रहे थे, वो जंगल पर अधिकार चाह रहे थे। तो ये अधिकार उनसे लगातार छीने गए और 25 साल में तो ये बहुत तेजी से हुआ। एक उसी में एक काम करते हुए मुझे पता चला, वन पंचायत को लेके, वन पंचायत एक बहुत बड़ा, उसके लिए एक तरह का गिफ्ट है राज्य के लिए। पूरे देश में कहीं वन पंचायत नहीं है, और लेकिन यहाँ वन पंचायत है। लेकिन जैसे ही राज्य बना 2000 में, और 2006 महीने के भीतर वन पंचायत के कानून में बदलाव किया गया और वन पंचायतों को कमजोर करने का सिलसिला तब से लगातार जारी है। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा मैं, कोरोना काल में जो घोस्ट विलेजेस पे आपने काम किया था, तो काफी लोग वापस आए थे जैसे कि आप रिपोर्ट में है। अब क्या स्थिति है? क्या वो लोग वहां रहे हैं या वापस गए हैं? कोई रिपोर्ट है आपके पास, और है तो क्या है उसमें? देखिए, जमीनी रिपोर्ट बहुत नहीं है, और हम दोबारा एक बार कोशिश जरूर करेंगे, शायद 5 साल बाद या एक टाइम के बाद हम फिर से उन्हीं गाँव में जाने का एक प्रयास करेंगे। तो लेकिन ये जरूर रहा कि वो जितने भी लोगों से मेरा संपर्क बना उस समय, वो कोई अब वहां पर नहीं है। वहां पर जो लोग जो करना चाहते थे, एक साथी था, एक लड़का, बहुत उत्साही लड़का था, वो अपने इलाके में वहां पे लीची के पेड़ लगाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं कभी गुड़गांव वापिस ना जाऊं, लेकिन वो गुड़गांव वापिस गया, फिर से दोबारा उसी नौकरी पर लगा हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग वापिस चले गए। उसके सरकार की ओर से जो मदद होनी चाहिए थी वो मदद नहीं हुई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उस समय शुरू की गई, उसकी इतनी फॉर्मेलिटीज थी कि कोई भी उसका अगर है तो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई 2-4% लोग अगर रुके भी होंगे तो अपने ही प्रयासों से रुके होंगे, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन किसी का? आम दर्शकों की ओर से भी कई सवाल और सुझाव इस कार्यक्रम में दिए गए। वन पंचायत की जहां तक बात आई है ना, वन पंचायतों को कमजोर करने का काम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया। जैसे ही जेएफएम लागू हुआ, उन्होंने वन पंचायतों को कैप्चर कर लिया, पूरी वन पंचायतों को, और उसके बाद में उन्होंने जो बजट था वो बजट वन पंचायतों में आया। और वन पंचायतों का जो सरपंच था ना, गांव में 2 अथॉरिटी हुआ करती थी, एक वन पंचायत का सरपंच और एक ग्राम प्रधान। जब जेएफएम लागू हुआ तो क्या हुआ कि जो जेएफएम का जो पैसा था, वन पंचायत सरपंच के पास आना चाहिए था, क्योंकि वन पंचायतों में जेएफएम हो रहा था, लेकिन वो ग्राम प्रधान के खाते में आया। तो वन पंचायत का जो सरपंच था, उसकी जो ऑथेंटिसिटी थी, उसकी जो मान्यता थी, वो कम हो गई। तो गांव में 2 सत्ताएं पैरेलल खड़ी हो गई, दो तरीके की लड़ाइयां शुरू हो गई। एक दूसरी बात, जब प्रधानों बाकी जैसे जैसे जेएफएम लागू हुआ, जेएफएम ने काम करना शुरू किया, वन पंचायतों के पंचायत सरपंच का ओहदा घटता चला गया। तो वही ये राज्य बनने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो राज्य आपने काफी चिंताएं जाहिर की और महत्वपूर्ण बातें हैं। ये पर्यावरण जैसा मुद्दा, खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य में, हिमालय के राज्य जो भी है, उनमें पर्यावरण का मुद्दा ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी के लिए है, लेकिन यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमारी रोजी रोटी, आजीविका सब इससे जुड़ा हुआ है। और वो जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो आपदा का जो मुद्दा है, भूस्खलन, जल स्रोत संरक्षण, ये सब जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए जीवन यापन का प्रश्न है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं जब रवि जी कह रहे थे ना, अनिल अग्रवाल जी इसके लिए पहले से चिंतित थे, उन्होंने उठाया बताई मुद्दा। मुझे भी उनके साथ 1 साल काम करने का मौका मिला, अनिल अग्रवाल जी के साथ, करीब 87 में। तो उन्होंने उस समय हमने सीएससी से एक प्रोजेक्ट किया था चमोली जिले में, लेकिन हम छोटे बगीचे भी बना सकते हैं जिनमें जरूरत ही नहीं है केमिकल की। हम लोगों ने, मैं पीएसआई पीपल साइंस इंस्टीट्यूट में हूँ, हम लोगों ने करीब 150 बगीचे बनाए हैं, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी।
बहुत छोटे, 4 नाली 5 नाली 3 नाली इस तरह के बगीचे, और कुछ बगीचे उसमें फल देने लगे हैं। तो इसमें शायद एक बात आपको भी पता होगी कि अनिल अग्रवाल कहते थे कि गोबर मंत्रालय होना चाहिए केंद्र में, है ना, गोबर मतलब उसको कि गोबर मंत्रालय होना चाहिए। और वो उन्होंने जो इस समय हमारे मैनेजिंग एडिटर है उनको एक स्टोरी करने के लिए बोला था, और उन्होंने कहा था कि आप जो है जाइए और ये देखिए कि एक दिन में पूरा जो है गाय के गोबर को वो कितना गोबर करती है, आपने ये उसको काउंट करना है। और उन्होंने एक हफ्ते तक केवल यही काम किया। ये आपने बोला ना कि 3 राज्यों की तुलनात्मक की क्या हुआ 20 साल में। सवाल मुझे लगता है कि ये सवाल जो पर्यावरण का सवाल है वो राजनीतिक सवाल नहीं है, असल में तो राजनीति का सवाल है। दूसरा अर्थनीति का भी सवाल है। जब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने, उससे पहले जो राज्य हिमाचल की अस्सी तुलना आप करते, जब वो बना तो भारत में जो आर्थिक नीतियां थी वो संरक्षणवादी थी, वो स्टेट काफी कल्याणकारी योजना चल रहा था। लेकिन 90 के बाद जब उत्तराखंड बना है, लगभग 1 दशक की गया था, उसके बाद जो आर्थिक नीतियां हैं वो दूसरे किस्म की हैं। तो आप कैसे तुलना कर सकते हैं? तो उनका विकास तो उसी तरह से होगा। दूसरा, राज्य कैसे करेगा? राज्य जो आर्थिक नीतियां अपनाता है, केंद्र की अपनाता है, वो स्वतंत्र राज्य तो स्वतंत्र देश तो है नहीं, वो तो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, अपना सब कुछ हो। तो ऐसे में संकट का हल कैसे हो? देखिए, संकट के हल को लेके तो उस पर गहन मंथन की जरूरत है। लेकिन मतलब ये जरूर है कि हमारे पास केरल भी एक उदाहरण है। केरल भी उसी केंद्र के ही उस पेपर पे चल रहा है, और नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट आती है, नीति आयोग के जितने भी सर्वेक्षण होते हैं, नीति आयोग का चाहे हमारा विकास सूचकांक से लेकर जितने भी वो हैं, तो केरल सब में नंबर 1 होता है। तो हमें ये तो समझना होगा कि हमें अडॉप्ट क्या करना है, हमें क्या अडॉप्ट करना है, ये तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। बोला कि पर्यावरण पे सही से रिपोर्टिंग नहीं होनी की सही बात है, और साथ में आपने जोशीमठ का उदाहरण दिया कि रिपोर्टिंग होने के बाद सरकार ने रिपोर्ट सबमिट की गई, पब्लिक डोमेन में नहीं आई। केदारनाथ के बाद भी हुआ। तो सब रिपोर्टिंग होने के बाद जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, तो इसके बाद फिर उस पर क्या किया जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्थानीय जो सपोर्ट हम देते हैं प्रोजेक्ट्स में, चाहे हम वेदर रोड की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, तो जब स्थानीय लोग बोलता हूँ तो अफेक्टेड कर रहे हैं, तो ऋषिकेश का आदमी भी स्थानीय हो सकता है। तो स्थानीय लोगों का जो सपोर्ट रहता है तो बहुत हानिकारक रहता है। नहीं, वो मैंने आपको ये जब हम हिमाचल से इसकी तुलना कर रहे थे तो उस पे मैंने ये बात कही थी कि उत्तराखंड का एक दुखद पहलू ये है कि प्रतिक्रिया हमारे यहाँ दूसरे तरीके से है। हमारे यहाँ नेगेटिव मतलब आप पर्यावरण की बात करेंगे तो उनको लगता है कि हम विकास विरोधी हैं, तो लेकिन ऐसा हिमाचल में नहीं है। हिमाचल में वहां पर जो युवा पूरा आंदोलन कर रहे थे वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। एक जंगी करके एक पंचायत है जहां पर प्रोजेक्ट लगना था, वहां पे उसके जैसे ही उसका एरिया शुरू होता है जंगी पंचायत का, जंगी का, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ भारी सा। उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप जो है यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी सर्वे नहीं कर सकते, ये जंगी पंचायत का ऑर्डर है। तो वहां वो एक समझ की कमी है। यहाँ पे एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक सिसु करके एक जगह है, अटल टनल के बाद उसका इलाका आता है। वहां पे 4 महीने तक कोई भी पर्यटक को नहीं आने दिया जाता। उसका इकोलॉजिकल महत्व, पूरा इकोनॉमी उनकी पर्यटन पे ही जुड़ी हुई है, लेकिन 4 महीने तक वो उस एरिया में पर्यटक को नहीं आने देते हैं। वहां पे कोई अपना रोजगार नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, मतलब उनको उसका एक इकोलॉजिकली उसका एक समझ है। तो ये समझ मुझे उत्तराखंड में कम दिखती है। एक तो कारण ये है। दूसरा सवाल आप कह रहे थे कि मीडिया की रिपोर्ट के बाद भी अगर सरकारें ना करें, तो मेरे को लगता है कि पहले तो मीडिया को ही अपना काम मजबूती से करना पड़ेगा। और मीडिया अगर आम लोगों के जनमानस पर अपनी पहचान बना देगा तो जाहिर सी बात है कि फिर सरकारों को जब वोट की चिंता सताएगी तो वो इस तरह के सवाल करेंगे। अभी चुनाव में कभी भी इस तरह के सवाल नहीं होते हैं। उसकी वजह वही है कि जनमानस नहीं सचेत है। जनमानस सचेत
तब नहीं है जब मीडिया कमजोर। सवाल इस बात पर है, वो अपनी लाइन है जिम्मेदार पत्रकार बने। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो इवेंट हो गया। त्रिलोचन जी ने भी कहा कि उन्होंने पहले रिपोर्ट कर दी थी, 600 लोगों ने यूट्यूब पे देखा था, जबकि बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरा उत्तराखंड और पूरा देश उससे प्रभावित हो सकता है, इस तरह का मुद्दा है। लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया भी अगर करे तो किस तरह से करे? मेन सवाल रिसोर्सेस है ना, लोग देखते नहीं है। अगर आप अपने चैनल पे या अपनी मैगजीन में उस पर स्टोरी करते हैं, लोग पढ़ते नहीं है, लोग देखते नहीं, तो फिर उस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन स्टोरीज को कैसे आगे लाया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे चलाया जाए? रिसोर्सेज जो है ना, किसी चीज को चलाने के लिए रिसोर्सेज, वो भी कैसे फिर आगे करें? और एक चीज और आ गई है, आजकल बहुत आसान हो गया है कि जब हम जल जंगल जमीन के मुद्दों पे बात करते हैं तो एक विचारधारा के साथ पेंट कर दिया जाता है, तो उससे निकलते हुए कैसे इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जा सकता है? ये तो खुद मेरे लिए चिंता की बात है। वो हमें भी नहीं पढ़ा जाता और हमें भी नहीं ज्यादा देखा जाता। लेकिन वहीं पे बार बार फिर आप जैसे रवि सर कहते हैं कि रवीश भी एक आवाज है, तो हो सकता है कि एक समय के बाद इन चीजों को समझा जाए। तो ऐसे में ये है कि अगर नहीं सुना जा रहा है और हम अपना काम नहीं करें तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। हमें अपना काम तो करना पड़ेगा। अब वो नहीं सुना जा रहा है तो ये ना सुनने वालों की बदकिस्मती है। पहले तो मैं कहता था कि वो एसडीआई में केरल के नजदीकी है, उससे बहुत पीछे नहीं है। केरल में एसडीआई में मुकाबला होता रहता है। एक दूसरे में हमसे पूछना चाहता था कि आपको जो हिमाचल में और उत्तराखंड में तो खैर कम हुआ ही है। ये जो चिंता वाली बात है कि युवाओं के लिए युवाओं की समझ नहीं बन पा रही है इसको लेके, हमारे उत्तराखंड में ये दिक्कत है। बाकी दिक्कत तो सब जगह है। और अभी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट हम लोगों ने की थी, रिपोर्ट करने बुलाया गया था लेकिन हमने रिपोर्ट नहीं की थी। एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें बड़े बड़े आर्किटेक्ट शामिल थे और बड़े बड़े लोग शामिल थे। वो इस तरह से माहौल बनाना चाहते थे कि हिमालय में जो काम रुके हुए हैं विकास के नाम पे, वो विकास के नाम पे हिमालय में काम हो, तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश करते। तो कुछ लोगों ने उसको रिपोर्ट भी किया, हमने उसको रिपोर्ट करने से मना कर दिया कि आप जो है बेवजह के तर्क दे रहे हैं। तो ये तो है कि जनमानस की समझ पिछले कुछ 20-30 सालों में तो डेवलपमेंट को लेके और विकास विरोधी एक वो माहौल तो बनाया गया। सजवान जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि वर्तमान में ये दिखता है कि हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हमारे जो पहाड़ी जिले हैं और जो हमारे मैदानी और प्लेन्स के जो जिले हैं, उनके अंदर जो समाज है, उनके अंदर एक आपस में एक दरार बनी हुई है बीच में, और उनके सरोकार जो हैं और पहाड़ियों की जो सरोकार है, उनसे हम कहीं ना कहीं जो है वो पृथक होते हैं। हमें ही जवाब था। तो 5:45 बजे मैंने सोचा था कि समाप्त करेंगे और लगभग सही टाइम पर खत्म हो रहा है। और इसके बाद चाय पर बातचीत जारी रहेगी। तो तिवारी जी की तरफ से मैं आप सबको चाय पर आमंत्रित करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सत्य के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।